नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज की इस नए वीडियो में। साथियों, सवाल जवाब का 80वां एपिसोड है जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। इस बार भी हमने आप लोगों के कई सवाल लिए हुए हैं और आपके मन में जो भी दुविधा है हमें कमेंट में लिख के बताइए, जिससे आने वाले एपिसोड्स में हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। और यदि आपको इन पर्सन कंसल्टेशन चाहिए हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक पूरा गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपने समस्या को हम तक पहुँचा सकते हैं, जिससे इन पर्सन कंसल्टेशन आपको दिया जा सके। पिछले मंगलवार यानी कि 8 तारीख की बात करें तो वुमेंस डे था। आज है 15 मार्च और आज का दिन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो ये एक तरीके से हर वो बायर, हर वो कंज्यूमर जो कुछ भी खरीद रहा है उसके अपने राइट्स पता होने चाहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको खरीदने वाले प्रोडक्ट की होगी उतना अच्छा आपका डिसीजन होगा। और यही हमारी सौदा घर की मुहिम है कि लगातार आप जिस चीज़ को खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, कौन उसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके बारे में जानिए, डेवलपर के बारे में, और उसने क्या पीछे किया हुआ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सारा कुछ समझिए। अपने पॉकेट का भी ध्यान रखिए, आप किस किस तरीके से अपने पैसे को बचा सकते हैं, नेगोशिएशन कैसे करना है, ऐसे तमाम चीज़ें हम लोग लगातार वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और आज का दिन भी ऐसा है, तो हमें अब ये मुहिम लेनी है कि जब भी रियल एस्टेट में चाहे छोटा सा छोटा घर यानी कि आरके रूम किचन खरीदने जा रहे हों, 1 BHK खरीदने जा रहे हों या बड़े से बड़ा प्लॉट खरीदने जा रहे हों, आप हमेशा उस प्रोडक्ट के बारे में, उस लोकेशन के बारे में जानकारी लीजिए और उसके बाद ही अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, अपनी मेहनत का पैसा वहाँ पर लगाइए। चलिए पहले सवाल को ले लेते हैं। उषा नायक जी ने पूछा है, योर वीडियोज़ आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो मच उषा जी। I have purchased under construction flat at Mahalunge. At the time of booking, I have not checked map properly, but now I saw one high tension tower near at my building. Distance between tower and building is 3.2 meter. Is this tower impact our health? Please suggest what action should I take. Should I sell my flat or should not worry about the tower? Thanks in advance। देखिए उषा जी, मोटे मोटे तौर पे आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी तब आपको पता नहीं था कि उस बिल्डिंग के पास में जो है हाई टेंशन वायर इलेक्ट्रिसिटी का जा रहा है। जब आपने खरीद लिया तो फिर आपको दिखा कि वहाँ पे हाई टेंशन वायर है, वहाँ पे टावर है और उसका डिस्टेंस जो है महज 3.2 मीटर का है, यानी कि लगभग 10-12 फीट का। तो ये लिटरली बहुत कम जो है डिस्टेंस होता है किसी भी बिल्डिंग से हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी वायर के लिए। और अगर आप देखें, इसे सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें पुणे का, कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाई टेंशन वायर से काफ़ी नज़दीक से होके जा रहे हैं। ऐसा कोई क्लिनिकल ट्रायल तो हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही किसी ने स्टडी किया है कि क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारी हेल्थ पे पड़ता है या नहीं पड़ता है। पर ये ज़रूर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हमें इम्पैक्ट करती ही हैं। वही वैसी चीज़ है जैसे हमें मोबाइल टावर्स के जरिए जो इमिशन होता है रेस का, उसके जरिए जितना इम्पैक्ट होता है, शायद इसके पास में रहने से भी इतना इम्पैक्ट रहता है, लेकिन ऐसा कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे, इसकी संभावनाएं कम हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे फ्यूचर में कि उसे आपको बेचना अगर है, तो एप्रिसिएशन में मुश्किलें आ सकती हैं। कारण क्या है, अभी तो आप खरीद रही हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो एक तो जैसे आपने कहा बुकिंग के टाइप में आपने विजुलाइज नहीं किया या आपने ध्यान नहीं दिया, तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक आप शायद उस तरीके से विजुलाइज नहीं कर पाएंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, कितना दूर रहेगा, कैसी चीज़ें। लेकिन जब वो डिलीवर्ड हो चुका होगा और जब आपको एग्जिट करना होगा, तो आपको जब भी किसी को दिखाना होगा वो आके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उस समय पे बेचने में यानी कि एग्जिट करने में आपको समस्याएं आएंगी, और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का रेट होगा आसपास के उस लोकेशन में, वहाँ से थोड़ा डाउन रेट पे ही आप बेचेंगी, तभी आपको जो है एग्जिट मिल पाएगा, नहीं तो उसमें थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप बाकी कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कनाडा वगैरह से जो खबरें हम लोग देखते हैं, वहाँ पे अगर हाई टेंशन वायर के पास में कोई प्रॉपर्टी है तो उसका जो रेट है वो लगभग 20 से 30% रिड्यूस्ड रेट पे बेचे जाते हैं कंपेयर टू अदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। कोई भी अगर हाई टेंशन के आसपास है तो उसका रेट काफ़ी डाउन रहता है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, सेम रेट में बेचा जा रहा है और उसको किसी ना किसी तरीके से हमें प्रोज दिखा दिया जाता है या फिर ये दिखा दिया जाता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपका मोटिव ये है कि हमें आगे चल के कुछ पैसा कैपिटल अप्रिशिएशन करके और फिर एग्जिट होना है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए
कोशिश करें, अगर एग्ज़िट हो सकती हैं तो हो जाइए। अगर आपने ख़रीद लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि एग्रीमेंट के बाद आप जो है बिफोर पोजीशन बेच पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका लॉस होगा। तो अगर आप रहने के लिए सोच रही हैं और आपको लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, क्योंकि हेल्थ वगैरह जैसे मैंने बताया कुछ ऐसा क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, तो आप वहाँ रह सकती हैं। और जब भी लगे कि आपका जो है एक तरीके से टाइम आ गया है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो वहाँ पे आप एग्जिट करके निकल सकते हैं अगर पैसे ठीक ठाक मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अमित अग्रवाल जी हैं, इन्होंने सवाल किया है, हेलो सर, थैंक्स ए लॉट फॉर योर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इट हैज़ हेल्प्ड मी ए लॉट फॉर बाइंग माई फर्स्ट प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच अमित जी, आप लोगों का प्रोत्साहन और आशीर्वाद ही है जो हमें लगातार प्रेरित करता है कि नए से नए वीडियोज़ लाए जाएँ। आपने जो क्वेरी यहाँ दिया है, सर व्हेन आई साइन माई एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2021, my payment structure stated that 80% amount should be paid on completion of all the slabs. The approval for the building was for 21 floor then. Now I have two questions. One, builder is asking me to pay 70% amount on completion of 15 floor. I have already paid 60% amount. Am I bound to pay 70% now since it is mentioned in my agreement? देखिए, पहली चीज़, जब भी जो आपको स्लैब्स दिए जाते हैं कि पूरे स्लैब कंप्लीट होने तक आपको 80% देना, जैसा आप यहाँ कह रहे हैं, और ये महारेरा का जो है गाइडलाइन भी कहता है कि सारे स्लैब के जो है कंप्लीशन तक जो है मैक्सिमम डेवलपर आपसे 80% डिमांड कर सकता है। अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि उसको आप परसेंटेज वाइज डिवाइड करें। तो अमूमन डेवलपर क्या करता है, हो सकता है 80% डिमांड करना चाहिए तो 2% होल्ड करके रखेगा और 78% आपसे जो है पूरा स्लैब कंप्लीट होने के पहले ही खींच ले, क्योंकि इस तरह की कोई गाइडलाइन तो है नहीं कि आप जो है पर फ्लोर को जो है डिवाइड करिए। यानी कि अगर 80% लेना है और 8 फ्लोर की मान लीजिए बिल्डिंग है, तो हर फ्लोर पे जो है आपको एक तरीके से 8 फ्लोर का 10% का ही डिमांड करना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्योंकि डेवलपर का काम क्या है, डेवलपर चाहता है कि कितने जल्दी से जल्दी हम डिमांड रेज कर सकें और आपसे पैसे खींच सकें, और उसके लिए ये डिमांड कर रहा है। अगर उसने डिमांड कर दिया है तो फिर आपको पे करना ही होगा। अगर आप म्यूचुअली उससे बात करके अपनी कोई समस्या बता के इसे एक्सटेंड करा सकते हैं तो करा सकते हैं, अगर उनका कुछ मेल पे कम्युनिकेशन आ जाए जिससे कि आपको कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट ना पे करना पड़े लेट पेमेंट के चक्कर में। तो अगर कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन आपकी हो जाती है मेल पे, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पेमेंट करना ही होगा। अगला आपने जो पॉइंट रखा है, द अप्रूवल ऑफ द बिल्डिंग इज नाउ इंक्रीज टू 24 फ्लोर्स नाउ, सो विल माई पेमेंट स्ट्रक्चर भी रिवाइज अकॉर्डिंगली? नहीं। अगर उन्होंने पेमेंट स्ट्रक्चर एक तरीके से बना दिए हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, बिल्डर का मोटिव ही होता है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जल्द से जल्द ले लिया जाए। एक बार अगर वो चीज़ एग्जीक्यूटेड हो चुकी है एग्रीमेंट के फॉर्म में, तो उसमें नया अमेंडमेंट वो नहीं करेंगे, ना ही करेक्शन डीड करेंगे। आप उस पर अड़ जाएं तो बिल्कुल उनको करना तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं उनको कन्विंस होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब आप खुद ही सोचिए कि 70% के आसपास तो डिमांड कर ही चुका है, आप उसमें फाइट करके क्या कर लेंगे? जब तक आपका डिस्कशन चलेगा, फाइट चलेगा, तब तक तो 80% डिमांड की नौबत आ जाएगी। तो एग्रीमेंट हो चुका है तो इसके चांसेस कम हैं। और हमेशा कोशिश आप लोग ये किया करिए कि जब भी डेवलपर से आप लोग बुकिंग कर रहे हैं उसी टाइम पे, क्योंकि बुकिंग का एक ऐसा समय होता है जहाँ पे दोनों तरफ जो है झुकाव देखा जाता है। यानी कि जिसको बुकिंग चाहिए डेवलपर को, वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, और जिसको बुकिंग करना है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, क्योंकि हम बजट लेके जाते हैं एक्स, और उसमें कहीं ना कहीं अमाउंट हमें बढ़ाना ही पड़ता है अपने चॉइस के अपार्टमेंट को, फ्लैट को लेने के लिए। तो उसी टाइम आप बात करके कोशिश ये करिए कि आप जो पेमेंट स्लैब हैं, जो शुरुआती दौर का डिसबर्समेंट है, उसको थोड़ा डिले करिए। और जो लोग अपने खुद के लिए घर खरीद रहे हैं वो कोशिश करें कि मिड फेज में जो है प्रॉपर्टी खरीदें, यानी कि कुछ 50-60% काम जो है वहाँ पे हो चुका हो। 50-60% अगर काम हो चुका हो, यानी कि डिमांड जो होना है 50-60%, तो आप ये सोचिए, अब लोग ये कहेंगे कि भाई तब तक तो यूनिट बचती नहीं है, लोग पहले ही बेच देते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपको जब टोकन सिस्टम में भी जाना है तो सब कुछ समझ के ही जाना है, अदरवाइज टोकन सिस्टम में मत जाइए। आप ही लोग तो हैं जो टोकन सिस्टम में जाते हैं, नहीं जाएंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए तो ठीक है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाए, बुकिंग करे, निगोशिएट करे, उसके लिए हर समय अच्छा समय है, क्योंकि उसके बाद डाउन पेमेंट ज़्यादा है, लोन के लिए कम जाएगा, और हमारी आपकी जो सिचुएशन होती है वहाँ लोन अमाउंट ज़्यादा होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप मिड फेज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिन्होंने अर्ली स्टेज में बुक किया है वो जो भी डिसबर्समेंट करा रहे हैं बैंक से, उस पर इंटरेस्ट भी जा रहा है, वो आपका पहले ही बच चुका है, क्योंकि आप तो अभी एंटर कर रहे हो।
और उसके साथ साथ आप लाइट वेंटिलेशन ये देख के कोई भी यूनिट आप चूज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है कि एक ही बिल्डिंग में एक फ्लोर से बहुत ज़्यादा 2-3 फ्लोर ऊपर नीचे होने से या डायरेक्शन बिल्कुल गार्डन फेसिंग नहीं मिला तो आप लेंगे ही नहीं। आपको तो प्रायोरिटी देनी है लाइट को, वेंटिलेशन को। तो इस तरह का फ्लैट चूज करिए मिड रेंज में, और वहीं समय उससे बात कर लीजिए कि भाई हमें जब तक लोन अप्रूवल नहीं आ जाता और हमें थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पेमेंट के लिए, क्योंकि आप बुकिंग करने जा रहे हैं और उनको बुकिंग चाहिए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। अगर आपने 1 से 2 महीने का भी एक्सटेंशन ले लिया पेमेंट करने में तो आप समझिए अच्छा खासा पैसा बच जाता है, क्योंकि 40-50% तो ऑलरेडी ड्यू है। जब तक आपका बुकिंग होगा, आप लोन सैंक्शनिंग के लिए डालेंगे, 1-1.5 महीना बीतेगा, तब तक उनका एक नया डिमांड भी तैयार हो जाएगा, यानी कि 60% के आसपास पहुंच चुका होगा डेवलपर, और आपकी पॉकेट से जाता है मैक्सिमम 20 से 30%। तो जो फर्दर 30 से 40% आपको बैंक से लेना वो आपका बचा हुआ है। अगर वो 1-1.5 महीने 2 महीने और एक्स्ट्रा डिसबर्समेंट नहीं होता है तो उसका इंटरेस्ट आपने बचा लिया अच्छा खासा। तो भले ही आपने 50,000 रुपये एडिशनल डिस्काउंट नहीं भी करा पाए तो यहाँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक ही सवाल में मैंने कई चीज़ों को बताया है, जिसमें कई लोग नेगोशिएशन के बारे में भी पूछते हैं, इसमें भी एक सवाल है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और जब आपका एग्रीमेंट हो चुका है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास चेंजेज आने वाले हैं। अब आपको उसके हिसाब से ही, डेवलपर के हिसाब से चलना होगा। कोशिश ये करिए कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन करके बात करिए, म्यूचुअली एग्रीड करिए आप और डेवलपर, और मेल पे उसका कम्युनिकेशन ले लीजिए कि जिससे आप थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए और आपको इंटरेस्ट टाइमलाइन थोड़ा बच जाए। आगे चलते हैं। अमित सिन्हा जी हैं, इनका सवाल है, कैन बिल्डर आस्क डिमांड अर्ली विच इज नॉट मेंशन इन पेमेंट प्लान? सपोज इन पेमेंट प्लान इट इज मेंशन दैट नेक्स्ट पेमेंट ऑन टेरेस बट बिल्डर आस्क्ड फॉर पेमेंट बिफोर द टेरेस। हमने ये दोनों सवाल को एकदम पास पास में रखा हुआ है क्योंकि कुछ हद तक मिलता जुलता सवाल है। देखिए, बिल्डर एक वर्ड यूज करता है, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ टेरेस, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ सो एंड सो फ्लोर। तो कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि हमने अब इस फ्लोर का, इस जगह का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वहां पे वो डिमांड कर सकता है। तो वहां पे ये ऐसा अगर लिखा हुआ है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ टेरेस, तब तो बात अलग है। अगर कमेंसमेंट ऑफ लिखा हुआ है तो आप मान के चलिए कि जैसे ही उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जाएगा आपसे वो डिमांड कर सकता है। वो वाजिब है क्योंकि वहां पे कमेंसमेंट लिखा गया है। कंप्लीशन अगर लिखा गया है सो एंड सो का, तो बिल्कुल आप उससे डेवलपर से सीधा संवाद करिए, और जैसा मैंने पहले बताया अग्रवाल जी के सवाल के जवाब में, आप उससे रिटन में लीजिए, कोई चीज़ वर्बली मत रखिए कल को, क्योंकि वर्बली आपने मान लिया, उसने कह दिया हाँ ठीक है आप पेमेंट 20 दिन बात करो, 1 महीने बात करिए, चलता है, और कल को आपके ऊपर उसने पेनल्टी मार दिया, इंटरेस्ट लगा दिया फाइनल डिसबर्समेंट के टाइम पे, फिर आप लड़ते बैठेंगे। इसलिए उसको मेल पे ले लीजिए, और इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है उससे इस तरीके से कम्युनिकेशन रखना होगा कि वो आपकी बात से एग्री हो जाए, वो कोई भी तरीका हो। आगे चलते हैं। विशाल गौहने जी हैं, इनका सवाल है, क्या फ्लैट का लोएस्ट फ्लोर बिटवीन 2nd and 3rd विद ओपन पार्किंग विल गिव अस चीपेस्ट कोटेशन ऑफ फ्लैट? प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए विशाल जी, आपके लगातार सवाल आते भी हैं और हमने शायद आपके कुछ सवाल पहले भी लिए हुए हैं। आपने यहाँ कहा है कि क्या 2nd 3rd पे और ओपन पार्किंग में हम कुछ कम अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या डेवलपर से जब खरीदने जा रहे हैं? देखिए, पहली चीज़, हर डेवलपर कहीं ना कहीं जब हाई राइज बिल्डिंग बनाता है तो आपसे फ्लोराइज चार्ज करता है, गार्डन फेसिंग के नाम पे, या कुछ अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ से, कुछ मान लीजिए फॉरेस्ट रिजर्व लैंड है तो उसके नाम पे भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं। तो पहला काम तो आप ये करिए कि भाई वो हायर फ्लोर के कोटेशन को आप लीजिए, और आसपास आप देख के रखिए क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से आप जो है बिल्डर के पास एक अमाउंट रखिए, भाई हमें ये देना है। जब वो बताएगा हाँ आपने हायर राइज पे थोड़ी चीज़ें निकाल ली, पेमेंट वगैरह, प्राइसेस वगैरह आपने समझ लिया, फिर आप लोअर फ्लोर पे आइए, क्योंकि उसने तो पहले ही कहा था फ्लोर राइज लगा है। जब आपने ऊपर ही बात कर ली है तो नीचे आने पर उसको ऑब्वियस है कि वो कहेगा हाँ अगर मैं यहाँ पे इतना दे रहा हूँ तो यहाँ पे कम हो जाएगा। कवर्ड पार्किंग, वो भी प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, तो जब आप ओपन पार्किंग की बात करेंगे तब उसमें डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया कि मुझे नीचे के फ्लोर चाहिए, ओपन पार्किंग चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डेविएशन है कितना। तो इस चीज़ को, और हाँ ये जो आप पूछ रहे हैं कि 2nd 3rd पे क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल लोअर फ्लोर है तो वहाँ पे प्राइसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं ये अभी आगे बताएंगे, क्योंकि एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल और भी है तो उसके साथ मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पे ये प्राइस का फ़र्क पड़ता है, प्लस आपका अगर ओपन पार्किंग, वहाँ भी प्राइसेस आपके कुछ ना कुछ डाउन साइड रहते हैं। लेकिन पहले आप ऊपर के फ्लोर का और कवर्ड पार्किंग के साथ का रेट समझ लीजिए, उसे निचोड़ लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा खासा डेविएशन समझ में आएगा आखिर फ़र्क कितना आ रहा है ग्रॉस।
आगे चलते हैं, संदीप पी जी हैं, शायद संदीप पांगुल जी हैं, आपके कई कमेंट आते हैं। आपका सवाल है, सर कुड यू प्लीज एनालाइज and review the real estate situation with work from home way going forward in the future. Do you think people will need to buy homes near to work areas in case of hybrid 1 or 2 days work from office per week model of work? Do you think major crash is coming to real estate if companies opt work from home or hybrid model? I am seeing lot of owners waiting to rent out their apartments. Flats are available at 20-30% डिस्काउंट फॉर रेंट कंपेयर टू प्री कोविड टाइम्स। देखिए संदीप जी, आपकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। आपने कहा कि रेंटल जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास में कई कैटेगरी हैं। कई लोग मैरिड हैं, कई लोग जो है फैमिली के साथ रह रहे हैं, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अर्ली स्टेज में अपने जॉब को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी उन मैरिड लाइफ स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, अपने बच्चों के साथ नहीं है, जाहिर सी बात है। तो उनके लिए हाइब्रिड मॉडल में कहीं से भी रह के, यानी कि शहर से दूर रह के, अपने होम टाउन में भी रह के काम किया जा सकता है। तो एक चीज़ ये है कि भाई हमें कैटेगरी समझनी पड़ेगी कि भाई कितना कितना परसेंटेज है। तो अब जो इनिशियल लेवल पे जिनको जॉब लगा है, जो बैचलर हैं एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं अपने एक तरीके से होम टाउन से या फिर शहर से दूर रह के वो काम कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी वो पहले रेंट पे लेके रखते थे, अब वो वैकेंट हो चुका है, तो उसका रेट ड्रॉप होना ही है, क्योंकि डिमांड एक तरीके से जो है कम हो जाएगी, तो रेट अपने आप रेंट के कम हो जाएंगे। वो बात सही है। अब आप कह रहे हैं क्या इससे रियल इस्टेट क्रैश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें तो रियल इस्टेट कहीं ना कहीं कोविड के बाद रिवाइव भी कर चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स जिस हिसाब से कलेक्ट किए गए हैं, जिस हिसाब से रिकॉर्ड स्टैम्प ड्यूटी जो है कलेक्ट किया गया है, जिस तरीके से नए लॉन्चेज रिकॉर्ड आए हैं, और ऐसा नहीं केवल लॉन्चेज आए हैं, लोगों ने उतना खरीद के रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है, तभी तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट हुआ है। तो अब आप ये समझिए, मान लीजिए हाइब्रिड मॉडल में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 90% कंपनीज हाइब्रिड मॉडल में आ जाती हैं, पर आप खुद सोचिए, जो एक फैमिली वाला बंदा है, जो मैरिड लाइफ अपनी जी रहा है, बच्चे हैं छोटे, क्या उनको सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा अपने होम टाउन में या शहर से दूर? लोग शहरों में आते क्यों हैं? सिर्फ इसके लिए नहीं कि उनको जॉब मिल रहा है वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उनको बाकी सुविधाएं भी मिल रही हैं शहर में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल हो, लोगों का एक तरीके से जमावड़ा, उसी हिसाब से लोगों का इन्वायरमेंट बने। यह सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आप समझिए, अगर वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट को आप समझें कि होम टाउन में रह के कर सकते हैं, बिल्कुल, काम की जहाँ तक बात आप कर सकते हैं, लेकिन क्या वैसे स्कूल गाँव में होंगे? नहीं। क्या वैसी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पाएगी? शायद कुछ हद तक अब धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, और शायद आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी कह सकते हैं, हाँ वहाँ वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुका है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स की बात आएगी, जितना कन्वीनियंसी लोगों को शहर में है उतना नहीं मिलेगा। स्कूल की बात कर लीजिए, वो नहीं मिलेगा। यही कारण है कि वर्क फ्रॉम होम में लोग काम करते हुए भी, हाइब्रिड मॉडल में काम करते हुए भी लोग शहरों में ही हैं। बिल्कुल, जो वो कैटेगरी है, जैसे मैंने कहा बैचलर कैटेगरी, जो अभी अपना जॉब स्टार्ट किए हैं या साल 2 साल ही हुआ है, वो बिल्कुल इस मॉडल में अपने होम टाउन या शहर से दूर काम कर सकते हैं। तो इससे बेफिक्र रहिए, रियल एस्टेट क्रैश होना ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन जो फैमिलीज़, अगर उसके कंसेप्ट में आप देखें, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ काफ़ी हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो 70-80% लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, यानी वो रेंट पे रह रहे हैं या फिर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा डिमांड है अभी, जिसको फुलफिल होना बाकी है। और ये कहीं ना कहीं मास लेवल में केवल शहर ही जो है एक तरीके से इतने मास लेवल पे हाउसिंग अपार्टमेंट दे पा रहे हैं। आप गाँवों की बात कर लीजिए या टियर 2 सिटीज़ की बात कर लीजिए, तो उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही, और सप्लाई आ भी रही है तो वहाँ इन्वेस्टर जा रहे हैं, एंड यूज़र बहुत कम जा रहे हैं। तो ये जो आपका डर है कि कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, मैं खरीद लूँ कल को मेरा जो है लॉस। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तब ये सब सोचिए। अगर आप खुद के रहने के लिए घर बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं इस एस्पेक्ट में। हाँ, सोचना किस तरफ है कि क्या मुझे जितना स्पेस चाहिए उतना मिल रहा है, क्या मेरा जितना पॉकेट है, जितना मेरा एक्सटेंशन अलाउ कर रहा है, क्या मैं वो चीज़ ले रहा हूँ, मेरे लिए कौन सा लोकेशन अच्छा होगा, बिल्डर, ये सब में दिमाग लगाइए। पर क्रैश हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसमें दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जो मैंने पैरामीटर्स बताए उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हॉस्पिटल, स्कूल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, राकेश पवार जी हैं, इनका सवाल है, सर आई हैव बुक्ड फ्लैट इन कोहिनूर Sangrila on 3rd floor.
बिल्डिंग इज ग्राउंड +2 पार्किंग +11 स्टोरीड. Opposite to my flat there is Pimpri station and railway line just 50 meters from the project. Will there noise issue and will it hamper property appreciation? देखिए राकेश पवार जी, पहली चीज़, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि लोअर फ्लोर है तो क्या नॉइज़ रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आप साउंड पोल्यूशन तो हटा नहीं सकते हैं. वैसे भी लोअर फ्लोर्स में एक सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि जो डस्ट है, पोल्यूशन है, प्लस जो गाड़ियों का एक तरीके से आवागमन है, उसका साउंड इम्पैक्ट रहता ही रहता है. हाँ, ये जरूर है कि लोग रहते रहते जो है यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन जब आप उसको रोड की बात करें और रेलवे ट्रैक की बात करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. क्योंकि जब रेलवे स्टेशन की बात आती है तो वहाँ से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है कि आप अपने घर से निकलेंगे, सोसाइटी से निकलेंगे और डायरेक्ट जो है आप ट्रेन पकड़ लेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है. हाँ, पिंपरी आप कह रहे हैं स्टेशन पास में है, वो एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन रेलवे ट्रैक से आपका सीधा कोई नाता नहीं है. हाँ, कुछ लोगों को जो है ये पसंद आता हो, भाई ट्रेन जा रही है, मुझे देखने अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों के लिए लगेगा, लंबे समय के लिए नहीं. हाँ, इसका एक एडवांटेज भी है, उसको भी हमें जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. वो ये कि हमें पता है कि इतने डिस्टेंस तक कोई बिल्डिंग नहीं आ सकती है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमारे सामने नहीं आने वाला, ये श्योर हो जाइए. ये एक एडवांटेज है, क्योंकि भाई रेलवे ट्रैक अगर है और ट्रेन जाएगी भी तो जो फर्स्ट फ्लोर पे उसका हो सकता है कि एलिवेशन बन रहा हो उसके ट्रेन के आसपास, लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे हैं तो आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा. ये एक एडवांटेज है. अगर उसी तरफ से वेंटिलेशन आ रहा है वो भी नहीं ब्लॉक होगा, लेकिन साउंड पोल्यूशन रहेगा. और साथ ही साथ जो एक तरीके से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई साउंड पोल्यूशन जैसे आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये बिल्कुल रीसेल करते वक्त ये चीज़ ज़रूर एक फैक्टर बनेगा, जहाँ पे शायद आपको अपने मुताबिक प्राइस नहीं मिल पाएगी, या लोकेशन की जो प्राइस होगी वो आप अचीव करने में आपको दिक्कतें आएंगी. ये चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन उसके फ़ायदे जैसे हमने आपको बताया, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, नुकसान नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब तो चीज़ें लोअर फ्लोर पे रहती ही रहती हैं. और खासकर अगर रेलवे ट्रैक है, अगर आप उससे आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और डेवलपर इसके लिए आपको प्राइस नेगोशिएट करके दे रहा है उस साइड के फ्लैट के लिए, तब आपको वहाँ पे रुचि ज़्यादा दिखानी चाहिए. अगर आपको सेम प्राइस में बेच रहा है तो बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर करिए. बाकी ऑप्शन उस तरीके के नहीं मिल पा रहे हो तो बिल्कुल आप गो हेड है, आगे बढ़ सकते हैं. आगे चलते हैं. ड्रीम चेजर इनके शायद चैनल का नाम है, और हम लोग आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट अपना नाम दे सकें. आपका सवाल है, सर यू प्रोवाइड सो ट्रू एंड ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच. देखिए, अब ये थैंक यू बोल रहा हूँ तो नाम होता तो मैं नाम के साथ बोल पाता, अच्छा लगता आपको भी और हमें भी. माई क्वेश्चन इज हाउ कैन वी निगोशिएट द कॉस्ट इफ वी आर बाइंग प्री कंस्ट्रक्शन 3 BHK इन पुणे, एज आई वॉन्ट टू हैव लेस अमाउंट थ्रू लोन, थैंक यू. देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें मैंने शुरू में ये कहा कि लास्ट तक कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं उसमें बात करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे देखिए सवाल आ गया. इस केस में जब भी आप निगोशिएशन करने जा रहे हैं, पहली चीज़ तो कभी भी अगले पार्टी को आप निगेटिव मत करिए. अगली पार्टी यानी कि जिससे आप खरीद रहे हैं, जो सेलर है, वो कोई भी हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर बैठा हो, एग्जीक्यूटिव बैठा हो या कोई सीनियर मेंबर. जो एक कॉमन फ्रेज लोग यूज करते हैं, अरे बगल का डेवलपर तो सस्ते में दे रहा, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो. तो भाई अगला तो मन में तुरंत क्या कहेगा, तो जाओ ले लो बगल में, हमारे यहाँ क्यों आ रहे हो. भले हो सकता है कि आपको बुरा लगे इसलिए वो बोल ना पाए, लेकिन उसके मन में यही भाव आएगा. तो इससे ना आपका कुछ काम हुआ, ना उसने आपको कुछ लेवरेज दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दी प्राइस में. तो ऐसे फ्रेज कभी मत यूज करिए कि जहां पे आप अगले को ओपन होने से रोक रहे हैं. और यह भी समझने की कोशिश करिए कि जो आपके सामने बैठा है उसके पास निगोशिएट करने का लेवरेज कितना है. क्या वो उस पोस्ट पे है, क्या उसको इतनी अथॉरिटी मिली हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निगोशिएट कर सके. मान लीजिए उसको डेवलपर ने या उसके इमीडिएट मैनेजर ने उसको 100 रुपये का स्कोप दिया हो पर स्क्वायर फीट निगोशिएशन का, और आप उससे 500 रुपये मांग रहे हैं, 200 रुपये मांग रहे हैं, वो भी जायज़ नहीं है. इसके पहले आपको लोकेशन की स्टडी भी करनी पड़ेगी. लोकेशन की स्टडी क्या है कि भाई वहाँ पे उस तरह की प्रॉपर्टी, उस तरह की एमिनिटीज़, उस साइज़ के प्रोजेक्ट का रेट क्या चल रहा है, या उससे कम साइज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या रेट है. हाई राइज किस रेट में ले रहे हैं, यानी कि फ्लोराइज क्या लग रहा है, गार्डन फेसिंग के चार्जेस हैं बाकी प्रोजेक्ट्स पे या नहीं है, पीएलसी जिसे कहते हैं प्रीफर्ड लोकेशन चार्जेस. जब आप थोड़ा रेकी करके जाएंगे, लोकेशन को समझ के जाएंगे और डेवलपर का भी बैकग्राउंड समझ के जाएंगे, क्योंकि जब आप डेवलपर के बैकग्राउंड की बात करते हैं हम लोग, तो आपको ये समझना है कि वो किस तरह का डेवलपर है. प्रीमियम प्रॉपर्टी बनाता है क्या, बड़े प्रोजेक्ट पे ही काम करता है क्या, टाउनशिप में ही काम करता है क्या, या छोटे ही प्रोजेक्ट में काम करता है, बजटेड हाउसिंग बनाता है क्या. तो उसके बैकग्राउंड को जब आप समझेंगे तो उसी हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशन पहले से ही सेट रखेंगे. अब ऐसा तो है नहीं कि आप
बहुत अच्छी स्किल आपके अंदर आ गई निगोशिएशन की तो आप 70 लाख की प्रॉपर्टी 60 में लेके चले आएंगे, नहीं। जो बेचने वाला उसने भी अपने कुछ लिमिटेशंस जो हैं, कुछ लाइन अपनी ड्रॉ कर रखी है पहले ही, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हेल्प मिलेगा। तो अब आप ये समझिए, ये सब करने के बाद अब आप उससे कोटेशन लीजिए हाई राइज का, जैसे हमने पहले बात की, कवर्ड पार्किंग के साथ, फिर उसमें निगोशिएट करने की बात करिए। कई बार डेवलपर वहाँ पे आपको कुछ एड ऑन चीज़ें देते हैं, जैसे आपको किचन कैबिनेट दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, या पावर बैकअप दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कहते हैं नहीं मुझे एसी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके एसी का ब्रांड कुछ अलग हो और आप इंटीरियर कराएं तो कहीं किसी अलग डायरेक्शन में आप एसी लगाना चाहें, तो आप ये बात कर सकते हैं भाई एसी नहीं चाहिए, क्या 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 प्राइस में इसका बेनिफिट मिल सकता है, मुझे किचन कैबिनेट नहीं चाहिए, इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो कई बार डेवलपर ऑफर कर दें, कई बार मना कर दें कि भाई वो तो हम कर ही रहे हैं, वेंडर से हमारी बात हो चुकी है तो उसमें कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, इससे अच्छा आप ले लो, वो बात अलग हो गई। उसके अलावा ये बात करिए आपकी भाई अगर यही प्रॉपर्टी मैं नीचे के फ्लोर में लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही जो है उससे निगोशिएट कर लिया हायर फ्लोर पे कवर्ड पार्किंग के साथ, तो अब उसका डेविएशन उसको दिखाना ही पड़ेगा, तो नीचे का कुछ कम रेट में देगा। अगर आप नीचे के फ्लोर से कोई दिक्कत नहीं आपको तो आप उस पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी उससे क्वेश्चन करिए वो ओपन एंडेड होना चाहिए, यानी कि दोनों को विन विन सिचुएशन में रखना है। अब कई बार लोग क्या होता है 30,000, 40,000, 50,000 रुपए लेके बैठ जाते हैं, अड़ जाते हैं, नहीं अब तो ये चाहिए ही चाहिए, और उनको लगता है अगर ये 50,000 रुपए कम हो गया तो हमने ये जंग जीत ली। ऐसा मत सोचिए, आप ये देखिए अगर वो अगला बेचने वाला रिजिड है 30,000, 40,000, अगर हाँ आपका एक्सपेक्टेशन 1.5-2 लाख का है तो वो बात अलग है, उसमें उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, फिर आपको रुकना ही चाहिए या फिर आपको मीटिंग करके उठ जाना चाहिए, और ऐसे स्कोप में उठना चाहिए कि जिससे नेक्स्ट कम्युनिकेशन का स्कोप बना रहे। ऐसा नहीं कि आपने उससे बिल्कुल यार तुम लोग नहीं कर सकते छोड़ो, तो वो अगला आपको कॉल भी करने से बचेगा और आप भी जो है उससे कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाएंगे नए तरीके से, क्योंकि आपने वहाँ पे एक तरीके से डिस्कशन को ही एंड कर दिया था। तो हमेशा आप जब ऐसी संवाद रखें कि फ्यूचर में भी कम्युनिकेशन के स्कोप खुले हों। और अब आगे की बात बढ़ाते हैं। मान लीजिए बात 50,000 के अंदर फंस रही है, तो आप कोशिश ये करिए कि उनसे पेमेंट स्लैब पे एक्सटेंशन लीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। मान लीजिए 20 लाख रुपए का डिसबर्समेंट होना है, आपने 2 महीने उसे एक्सटेंड करा लिया तो आपका 1.5 लाख का फायदा हो गया, 1.5-2 लाख रुपए का फायदा, यानी कि जो उस पर इंटरेस्ट आप देते हैं 2-3 महीने के ईएमआई के रूप में, क्योंकि प्री ईएमआई देनी होती है शुरुआत में जब पार्शियल डिसबर्समेंट होता है, तो वो तो आपने बचा लिया ना। पता चलेगा आप यहाँ 40,000 रुपये पकड़ के बैठे हैं और वो उसने 40,000 मान लिया निगोशिएट भी कर दिया, तो आपका सेविंग तो 40,000 का हुआ। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पेमेंट का एक्सटेंशन ले लिया उससे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा सेविंग हो रहा है। तो अगर वो अड़ गया तो उससे सीधी बात करिए कि भाई ठीक है चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे पेमेंट में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेरे पैसे, मेरा जो फंड है वो कहीं म्यूचुअल फंड से आने वाला, कोई भी बातें, जैसा हो सकता है कई बार ये रियल सिचुएशन भी हो सकता है आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़े, सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करने पड़े कि भाई म्यूचुअल फंड से आना है, कुछ एफडी मेरा ब्रेक होने वाला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अगर आप ये आपके प्राइस को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आप अपने मैनेजमेंट से बात करिए कि हमें थोड़ा एक्सटेंशन दे दें, और वो थोड़ा एक्सटेंशन आप अपने बुकिंग फॉर्म में मेंशन करा दीजिए उसी समय, चाहे वो हैंड राइटिंग से ही क्यों ना हो, उस पर साइन करा के उसके फोटोज ले लीजिए या फिर मेल पे ले लीजिए। तो अब आपकी सेविंग बढ़ गई, आपने उसकी भी बात रख ली और आपका भी काम हो गया। तो ये सारी चीज़ों को मिला के, यानी कि सबसे पहले हमें मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है, अगले को कभी ये नीचा नहीं दिखाना है कि बाकी लोग बेच रहे हैं तो आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाकियों का आपको पता है तो आप खुद ही उससे कह सकते हैं नहीं यार ठीक है मैं एक्सप्लोर करूंगा। क्योंकि अगर लगता है आपको कि ये प्राइस, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि जहां आप निगोशिएशन करने बैठे हैं उसके प्रोडक्ट में वो दम ही नहीं लग रहा है, तो आप निगोशिएट क्यों करें, उससे ये बात कहने की जरूरत ही नहीं भाई आप बगल वाला ये दे रहा है, ऐसा दे रहा है, वैसा दे रहा है, आप सीधा उठिए बगल वाले के यहाँ जाके बात करिए। यानी कि स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन रखिए, उसे एकदम बिल्कुल क्लोज मत करिए। तो ये है, और आपके मन में जो भी दुविधा, जहाँ पे भी लगता है आपको सौदागर की मदद चाहिए, आप हमें नीचे जो लिंक आपको दिया गया है फॉर्म का, उसे भर के हमसे इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको लगातार इंफॉर्मेशन मिलते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।